हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो किताब आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब देखा जाए तो एससीपी काफ़ी महत्व रखेगा। और आज जो हम चैप्टर करेंगे यहाँ पर जाति प्रथा यानी जन्म एवं क्रमिक विकास, कास्ट सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ये सब टॉपिक जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक पहलू को जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जाति भारत की एक अनूठी संस्था है तथा हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय सिद्धांत है। जाति प्रथा एक बहुत ही हानिकारक प्रथा थी, जिसने अति प्रभावशाली होकर समाज पर नियंत्रण बना लिया। समाज में एकता तथा समभाव पैदा करने के स्थान पर इन जाति प्रथा ने कई समस्याओं को भी जन्म दिया, जैसे असमानता, घृणा, ईर्ष्या, दोष तथा समाज का कई वर्गों में विघटन भी किया। समाज में व्याप्त इन बुराइयों का कई महान विभूतियों ने, जैसे महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी तथा अन्य समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद आदि ने खुलकर विरोध किया और ये हर तरह से इसे समाप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हम आज करने जा रहे हैं, जाति प्रथा जन्म एवं क्रमिक विकास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो आया है टॉपिक जाति प्रथा जन्म एवं क्रमिक विकास, तो जाति प्रथा का जन्म के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या थे, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो जाति प्रथा का जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी जरूरी भी था। कहते हैं जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल का महाकाव्य काल में उत्पन्न हुई, यानी ये और भी महत्वपूर्ण बना देता है यहाँ पर कि जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल का एक महाकाव्य काल में उत्पन्न हुई, यानी जब जो है महाकाव्य लिखी जा रही थी उसी समय कहते हैं जाति प्रथा भी अपनी उत्कृष्ट चरण पे थी। इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे हम करेंगे महाकाव्यों के बारे में, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी देखा जाए तो जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल के महाकाव्य के दौरान उत्पन्न हुई थी तथा इसने जो है धीरे धीरे हिंदुओं को कई वंशागत समुदायों में बांट दिया, जो विवाह, व्यवसाय तथा भोजन जैसे बंधनों से बंधे थे। यानी विवाह भी अपने जाति में करना था, व्यवसाय भी अपने जाति के अंतर्गत करना था और भोजन ग्रहण करने का भी प्रावधान जो था अपने ही जाति में था। तो इस तरह के जो है वंशागत समुदाय में जो है यहाँ पर जाति बांध दी। कहते हैं आरंभिक काल में जाति प्रथा व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक काल में जाति प्रथा जो थी व्यवसाय पर आधारित थी तथा जाति परिवर्तन करना कठिन न था। लेकिन समय बीतने के साथ जाति प्रथा जो थी वंशागत होती चली गई। ये कहते हैं जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है जातियों में भी बहुत हमें परिवर्तन देखने को मिला। अर्थात अब यह जन्म पर आधारित हो गई कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेगा उसको उसी जाति को जो है मानना पड़ेगा। ये प्रावधान जो है लोगों में घर कर गई। इसको बदलना कठिन हो गया और कई व्याप्त तथा दुरंत चक्र है जिसने हिंदू समाज कई समुदायों में जकड़ रखा है। कालांतर में देखा जाए तो इसकी पकड़ कमजोर होने लगी है। आज मॉडर्नाइज दुनिया में जाति प्रथा जो है बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई है
और शिक्षा के प्रसार तथा आधुनिक जीवन शैली ने इसे कहते हैं और भी कमज़ोर कर दिया है। कारण क्या है कि हम आज आधुनिकता के जो है आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक युग में जो है जाति प्रथा को लेकर चलना शायद संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा के प्रसार तथा आधुनिक जीवन शैलियों ने इस कठोर जाति प्रथा को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। समाज कई वर्गों ने जाति प्रथा के उन्मूलन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है तथा उन्हें इसे सफलता भी प्राप्त हुई है। आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे समाज में आज भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु यह पहले की भांति कठोर नहीं है तथा इसमें काफ़ी लचीलापन आ गया है। अगर आप देखोगे तो आज हमारे समाज में भी देखिए काफ़ी जाति भेदभाव ख़त्म हो रही है। हम एक क्षेत्र में रहते हैं, कई जातियों के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन यही पुरातन समय में अगर देखिएगा तो हर जाति के व्यक्ति जो थे अपने समुदाय में ही रहते थे और उनका अलग ही बसेरा हुआ करता था, अलग ही उनका जो है रहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज शहरों में जो है कहते हैं एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में न जाने कितने जाति जो है निवास करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देते हैं। तो इससे ये होता है कि जाति प्रथा जो है काफ़ी जो है लचीला हो गया, कठोरता ख़त्म हो गई और ये ज़रूरी भी था। कहते हैं अक्सर और बहुत से संदर्भ में हम वर्गों और जीवन में प्रावों में धर्म को पढ़ते हैं। वान श्रम धर्म जो सुदूर अतीत में स्पष्ट और मजबूत था परंतु अब अस्पष्ट है, गिलाफत माही वाला है और थोड़ा बहुत भूला भी जा चुका है और जिस व्याख्या हम ब्राह्मण करते हैं राजा इसे संबंधित लागू करता है। तो इसमें जो है एल.एस. वशम ने अपनी साफ शब्दों में इस बात को जिक्र किया था कि अक्सर और बहुत से संदर्भ में हम वर्गों और जीवन में प्रावों के धर्म को पढ़ते हैं। वान श्रम धर्म जो सुदूर अतीत में स्पष्ट और मजबूत था परंतु अब अस्पष्ट है, गलत फहमी वाला है। कहते हैं ये सब बातें गलत फहमी है और थोड़ा बहुत भूला भी जा चुका है और जिसकी व्याख्या अब ब्राह्मण करते थे अब इसको ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, क्योंकि जाति प्रथा देखा जाए तो आज बहुत ही कमज़ोर हुआ है और बहुत कमज़ोर होना ही जो हमारे समाज के बदलाव की एक परम चरण दिखाई देता है। जाति प्रथा का सर्वप्रथम हमें अर्थ जानना पड़ेगा कि जाति प्रथा का अर्थ क्या होता है। कहते विभिन्न लोगों ने जाति प्रथा का व्याख्या के संदर्भ में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। सभी लोगों की अपनी विचारधारा थी। इसमें डॉक्टर V.S. स्मिथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और उन्होंने जाति प्रथा की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसे परिवार का समूह है जो आंतरिक तौर पर कई बंधनों विशेषकर विवाह एवं भोजन संबंधी मामलों से जुड़ा रहता है ताकि उनकी शुद्धता बने रहे। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्टर V.M. स्मिथ ने कहा है कि जाति प्रथा एक ऐसी परिवारों का समूह है जो आंतरिक तौर पर कई बंधनों विशेषकर विवाह एवं भोजन संबंधी मामलों से जुड़ा रहता है ताकि उनकी शुद्धता बना रहे। तो देखा जाए जाति प्रथा में विशेष रूप से जो विवाह को और भोजन संबंधी मामले ही आते हैं और इसमें जो है लोग ये कहते हैं कि अपने ही जाति में विवाह और अपने ही जाति भोजन करने से उनकी शुद्धता बनी रहती है। इसमें डॉक्टर श्याम शास्त्री भी इस बात का समर्थन करते हुए जाति प्रथा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि कुछ लोगों का एक समूह जो सामाजिक मसलों जैसे विवाह तथा भोजन आदि के लिए संगठित हो उसे जाति कहती हैं। तो समझ गए होंगे कि कुछ लोगों का एक समूह जो सामाजिक मसलों जैसे विवाह तथा भोजन आदि के लिए संगठित हो उसे जाति कहती हैं। और इन परिभाषाओं को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में जाति प्रथा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इन परिभाषाओं को देखते हुए जाति प्रथा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है क्योंकि वर्तमान समय में विवाह भोजन और व्यवसाय के मामले जाति प्रथा के वर्जनम तोड़ चुके हैं। क्योंकि देखा जाए तो आज के आधुनिक में ये बात सत्य है कि आज समय ने जो है विवाह जो कि वंशागत होती थी अपने ही वंश में किया जाता था या अपने समुदाय में की जाती थी, आज विवाह के जो बातें हैं आज मॉडर्नाइज दुनिया में सब टूट रहे हैं। भोजन सिर्फ अपने ही समुदाय में खाया जाता था, आज वो भी टूट चुका है। तो देखा जाए तो आज बहुत सी बातें जो है हमारी जाति प्रथा को जो है भंग कर रही है, जो हमारे समाज के लिए अच्छी भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता
कि ये जो विवाह की जो प्रावधान आज हो गया है वो सही है या गलत, इस पे एनालाइज करना सही नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं विवाह दो व्यक्तियों का बंधन होता है, लेकिन देखा जाए तो दो व्यक्तियों का बंधन से यहाँ पर पर्याप्त नहीं कहा जा सकता शब्द को। कहते हैं दो परिवारों का मिलन होता है। आज बेशकली हमारा देखा जाए तो विवाह प्रथाओं में बहुत चेंजेस आई है, क्योंकि जाति प्रथा कमज़ोर हुई है। आज विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी विवाह का जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, और आज नौजवानों में इसकी एक होड़ सी लगी हुई है। लेकिन देखा जाए तो बहुत से ऐसे कांड भी हो रहे हैं जो हमारे समाज को जो है गलत रास्तों पे ले जा रहे हैं। इसलिए जर्नल सी बात देखा जाए तो विवाह एक जो है महत्वपूर्ण कर्म कांड है। इसको अपने परिवार की सहमति से किया जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आया है जाति प्रथा का जन्म। यह अनुमान लगाना कठिन है कि कब और किन परिस्थिति में भारत में जाति प्रथा का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों में जाति प्रथा नहीं थी। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वैदिक काल में जो भारत में आर्य आए थे उनमें जाति प्रथा नहीं थी। समाज में केवल एक ही विभाजन था, गोरी चमड़ी वाले आर्य और काली चमड़ी वाले अनार्य, जिन्हें दस्यु कहते थे। यानी इस समय गोरे और काले की भेदभाव थी। शब्द वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। वर्ण का मतलब होता है कलर यानी रंग। यद्यपि चमड़ी के रंग ने सामाजिक आवंटन के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, पर कुछ रूप से यह आर्य द्वारा मूल निवासों पर विजय के कारण था, क्योंकि वो कई क्षेत्रों में विजय हासिल कर चुके थे। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो आर्य द्वारा दासों पर विजय से वह सैन्य शूद्र में परिवर्तन होते चले गए। आर्यों के द्वारा जो दास बनाने की प्रथा शुरू हुई वो आगे चल के क्षुद्रों में परिवर्तित हो गए। और ऋग्वैदिक काल में जनजाति समाज जिन तीन भागों में बटा हुआ था वो थे योद्धा, पुजारी और साधारण लोग। यानी देखा जाए तो इस समय जाति प्रथा तीन रूपों में हमारे समाज में विद्यमान था। एक योद्धा का था, एक पुजारी का था और एक साधारण लोगों का था। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जब आर्य गंगा की घाटी की ओर बढ़े तो वर्ण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और आर्य समाज में जाति प्रथा प्रचलित हुई। जाति प्रथा आर्यों ने इसलिए आरंभ की क्योंकि ऐसा करने से उन्हें समाज में अनार्थों के ऊपर अपना दबदबा रखने में सुविधा थी। यानी देखा जाए तो जाति प्रथा यहाँ पर शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद था कि जो क्षुद्र थे, जो सेवक वर्ग थे, दास वर्ग थे, उन पे जो है दबदबा बनाया रखा जा सके। इसलिए आर्यों ने जो है दास प्रथा के जगह पर अब जाति प्रथा आरंभ कर दी। और एक बार जब इस प्रणाली को अपना लिया गया और यह समाजी ढांचे का अटूट एवं मुख्य भाग बन गया। कहते हैं दोस्तों हर चीज़ पुराने समय से विद्यमान नहीं थी, हमारे समाज ने इन चीज़ों को बनाया है। और हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, हम जो हमें शिक्षा दी जाती है, हम उसी चीज़ का जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण देखा जाए तो ये सारे चीज़ें हमारे समाज में विद्यमान नहीं थी, लेकिन समय आते आते जो बड़े वर्ग थे दूसरे वर्ग को दबाने के लिए इन प्रथाओं को जो है शुभ आरंभ किया। इस प्रणाली में कालांतर में आर्य के बीच कई अवरोध खड़े किए गए। देखा जाए तो इसके विरोध कई बार हुई, लेकिन इसके अलावा आर्य ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए कई क्षेत्र भी जीते और कई राज्यों की स्थापना भी किया। और इस तरह एक व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य का निर्वाह एक साथ करना कठिन हो गया, जैसे युद्ध, कृषि, व्यापार कार्य तथा यज्ञ करना आदि। इसलिए ये सभी कार्य एवं जिम्मेदारियों विभिन्न समूहों को सौंप दी गई और समाज 4 वर्णों में बट गया। यानी देखा जाए तो उस समय युद्ध, कृषि, व्यापार कार्य और यज्ञ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्थान थी, बहुत महत्वपूर्ण कर्मकांड थी। इसलिए इनको जो है 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। युद्ध करने वाले क्षत्रिय कहलाए, कृषि करने वाले जो है कहते हैं क्षुद्र और वैश्य कहलाए,
व्यापार करने वाले क्षुद्र और यज्ञ करने वाले जनरल सी बात है ब्राह्मण कहलाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि युद्ध, कृषि, व्यापार कार्य और यज्ञ करना इन सब के गतिविधियों में थी। अब यहाँ पर बात है कि सेवाएं करने वालों का यहाँ पर वर्णन नहीं है। जो सेवाएं करते हैं दूसरे को, वो कृषि भी कहला सकते हैं या व्यापारिक कार्य भी। तो यहाँ पर क्षुद्र और वैश्य में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न बन सकता है, लेकिन आपको ये बात समझ होना चाहिए कि जो युद्ध करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो यज्ञ करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो कृषि करते हैं वो कहते हैं वैश्य कहलाते हैं। और क्षुद्र जो होते हैं इन सब की जो है कला गुजारी करते हैं, सबके जो है घरों में काम करते हैं या सबकी मदद करते हैं, तो वो क्षुद्रों में आते हैं। तो इस तरह जो है उन्होंने इनको 4 भागों में बांट दिया। इस तरह आर्य सामाजिक व्यवस्था, कार्य व व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में इन्होंने जो है वर्ग को बांटा। अब वह वर्ग जो धार्मिक अनुष्ठान में कुशल थे, यज्ञ करना, शिक्षा प्रदान करना, ब्राह्मण कहलाते थे, और उनका समाज में ऊंचा स्थान था, उसका बहुत ही आदर किया जाता था। राजाओं के मंत्री अधिकतर ब्राह्मण ही हुआ करते थे, जिनका व्यवसाय युद्ध में लड़ना, देश की सुरक्षा करना, भूमि स्वामी, जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी, उन्हें क्षत्रिय या सैनिक वर्ग भी कहा गया। राजा इस वर्ग से संबंध रखता था। और इसी तरह व्यापार, वर्जनीय, शिल्पकला, कृषि कार्य में लगे हुए लोग वैश्य या व्यापारी वर्ग कहलाए। इन्हें हम वैश्य या व्यापारी वर्ग कहलाए। चौथा वर्ण जो था क्षुद्र कहलाया था। इसके अंदर वे लोग जिन्हें समाज में कम समझा जाता था, जैसे जाति, च्यूत, आर्य, जिन्हें पहले तीनों वर्णों में कई स्थान नहीं दिया गया। ये पहले 3 वर्णों के लिए सेवा किया करते थे, यानी देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है वैश्य, इन सब का सेवा जो थे क्षुद्र किया करते थे। तो ये है जो 4 भागों में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर हम जनरली इस बात को समझने की कोशिश करें तो कहते हैं मुंह से बोला हुआ वाणी ब्राह्मण कहलाया, बाजू में लिया गया हथियार कहते हैं क्षत्रिय कहलाया, और पेट के लिए कार्य करने वाले कहते हैं वैश्य कहलाया, और जो पैरों के नीचे थे वो क्षुद्र कहलाए। तो आप इस 3 शरीर के अंगों से जो है इनकी पहचान रख सकती हो कि ब्राह्मण उच्चारण बोलना मुंह से, क्षत्रिय लड़ाई यानी हाथ से करना, अब पेट के लिए किया गया कार्य वैश्य कहलाता है, और क्षुद्र जो होता है जो पैरों के नीचे होता है। तो ये याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात आपके लिए थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूत्र मंत्र में समाज 4 वर्णों में विभाजित का उल्लेख किया गया है। यानी ऋग्वेद में जो है 4 वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इस मंत्र के अनुसार सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से क्षुद्र की उत्पत्ति हुई। ये देखा जाए तो हिंदू मान्यता के अनुसार है कि ब्रह्मा ने जो है अपने मुख से ब्राह्मण की जो है उत्पत्ति किया, बाहों से क्षत्रियों को और जांघ से वैश्य और पैरों से क्षुद्र की उत्पत्ति की। इस तरह ऋग्वैदिक काल के अंतिम दिनों में आर्य समाज व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित 4 वर्णों में बटी हुई थी, न कि जन्म के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर इसमें बटी हुई थी, न कि जन्म के आधार पर। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपने व्यवसाय को बदल सकता था। और इसी प्रकार पहले 3 वर्णों में अंतर्जातीय विवाह और भोजन पर कोई पाबंदी नहीं थी। यानी पहले 3 वर्ण में कोई तरह का जो है पाबंदी नहीं थी। और ये ऋग्वेद के इस मंत्रों से भी पता चलता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अनाज पीसनहार हैं। इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय कवि जो था उसका पिता चिकित्सक था और उसकी माँ पीसनहार था। यानी 3 वर्णों में किसी प्रकार की अंतर्जातीय पाबंदी नहीं थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए यहाँ तक कि उत्तर वैदिक काल में भी व्यक्ति के वर्णों की पहचान उसके कार्य व व्यवसाय से ही होता था। व्यक्तियों की जाति या वर्ण का अनुमान उसके व्यावसायिक व्यवहार तथा विचारों को
से लगाया जाता था, न कि आज की तरह उसके जन्म के आधार पर। उदाहरण स्वरूप विश्वामित्र ऋषि का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। विश्वामित्र जो थे ऋषि थे और उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, अर्थात वह जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन लगातार कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्हें ब्राह्मण माना गया। इस तरह वह महाभारत के प्रसिद्ध द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन पेशे से एक क्षत्रिय थे। देखिए, द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन पेशे से एक क्षत्रिय थे। इसी तरह वरिष्ठ ऋषि का जन्म एक वेश्या के यहाँ हुआ। यहाँ व्यास ऋषि एक मछुआरे के यहाँ पैदा हुए। अब इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के जो है मार्गदर्शक विदुर एक दासी पुत्र थे, लेकिन इन सभी के उच्च कोटि का ब्राह्मण माना गया। महाकाव्य युग एक जो अंतर्जातीय जो है भोजन और सामाजिक उत्सव, समाज संबंध, अंतर्विवाह विभिन्न वर्णों में स्वतंत्र रूप से होते थे। महाकाव्य युग तक जो है ये सारे समाज संबंध, अंतर्विवाह विभिन्न वर्णों से स्वतंत्र रूप से होते थे। इस समय वर्ण की यहाँ पर कोई स्थान नहीं था। उदाहरणतः क्षत्रिय राजा ययाति और ब्राह्मण की बेटी देवयानी के बीच शादी हुई, लेकिन समय के साथ साथ समाज के पहले 3 वर्णों तथा क्षुद्रों के बीच सामाजिक संबंध एवं आहार व्यवहार करने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। साहस तथा मनु के युग के पश्चात जाति व्यवस्था की कठोरता एवं जटिलता बढ़ती चली गई। अब जाति प्रथा पूरी तरह से वंशागत हो गई तथा इनमें परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन हो गया। लेकिन धीरे धीरे वर्णों के छोटे वंश समूह में विभाजित किया गया, जिन्हें जाति के रूप में जाना जाता है। अंतर्विवाह और एक साथ भोजन इन जातियों द्वारा निर्धारित किए जाए गए थे, और इस तरह से जाति प्रथा ने आर्य के बीच आपस में कई दीवारें खड़ी कर दी। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर जो बात किया, डिस्कस, काफ़ी महत्वपूर्ण था कि पहले हमारे समाज में जाति प्रथा का कोई भी अंश नहीं दिखता था, लेकिन समय के साथ उच्च वर्गों ने जो है अपना दबदबा बनाने के लिए और अपना प्रभुता रखने के लिए इन्होंने छोटे जातियों को जो है दबाना शुरू किया और उनसे भेदभाव शुरू की, और इस प्रकार जो है जाति प्रथा का जो है शुभ आरंभ हुआ और धीरे धीरे जो है ये वर्णों में बदलता गया। तो देखा जाए तो इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए ये जाति प्रथा का जो है प्रबंध रचा, और ये कहते हैं बहुत ही दुष्कर्म बात है और बहुत ही लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण भी है। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, जाति प्रथा का विकास। तो बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लीजिए। और एक बात तो आपको भूलना नहीं है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपने जो है तिरपान स्टडी सेंटर का एक कड़ी का काम करना है। ये कड़ी जुड़ते जुड़ते जो है एक कहते जंजीर बन जाता है। उसी प्रकार आपसे मैं संपर्क में आया हूँ, आप इसको दूसरे बच्चों के संपर्क में जाइए, और ये तब होगा जब आप इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है लगाओगे, क्योंकि यही एक माध्यम है जो दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंच सकता है। और मेरा विश्वास है कि सभी बच्चों को जो है इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान उनको नहीं होगा। ठीक है, और ये आपको भी धन्यवाद करेंगे। तो सोचना नहीं दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।